Today we will discuss nutritional concerns in assisted living environment या आप कह सकते हैं कि assisted living residences. लास्ट टाइम हमने नर्सिंग होम्स को डिस्कस किया था और वहाँ पे बात हुई थी कि ये एक ट्रांजिशनल फेज हो सकती है जिसमें एक नॉर्मल लॉन्ग केयर फैसिलिटीज के अंदर इंडिविजुअल रह रहे हैं और जब उसकी कुछ हेल्थ इश्यूज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो फिर उसके लिए नर्सिंग होम जो है उसको प्रेफर किया जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट फेज जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन होती है या हॉस्पिटलाइजेशन के फौरन बाद जब ये देखा जाता है कि इंडिविजुअल जो है उसकी हेल्थ केयर जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकती इन लॉन्ग केयर फैसिलिटीज या जिनको हम कम्युनिटी रेजिडेंसीज कहते हैं, फिर उसको नर्सिंग होम्स के लिए रेफर किया जाता है। नॉर्मली ऑलमोस्ट 1000 डेज तक जो है वो एवरेज वहाँ पे रेजिडेंट्स जो है ना वो स्टे करते हैं। तो आज हम बात करेंगे असिस्टेड लिविंग रेजिडेंसीज की। असिस्टेड लिविंग इज बेसिकली a residential setting that provides help with personal care for those who need some assistance because of physical or mental limitation, but who do not require 24-hour skilled care found in traditional nursing homes. तो यहाँ से हमें एक दो मैसेजेस मिलते हैं। नंबर वन कि ये तो एक ऐसी रेजिडेंशियल सेटिंग है कि जिसमें वो लोग रहना चाहते हैं कि जिनको थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए इन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जैसे खाना खाने में हो सकती है, नहाने में हो सकती है, कपड़े चेंज करने में हो सकती है, फिजिकल एक्टिविटी के लिए सपोर्ट चाहिए हो सकती है। और ये इंडिविजुअल्स नॉर्मली इनको या तो ये फिजिकल लिमिटेशंस हैं या कुछ मेंटल लिमिटेशंस हैं, जैसे अल्जाइमर का इशू, डिमेंशिया का प्रॉब्लम, ये भूल जाने वाली बीमारियां जो हैं इनकी वजह से भी खाना पीना रहना सहना जो है वो डिस्टर्ब होता है। लेकिन ये ऐसे इंडिविजुअल्स नहीं होते कि इनको 24 आवर्स स्किल्ड हेल्थ केयर की फैसिलिटी चाहिए हो, तो फिर लोग इनको प्रेफर करते हैं असिस्टेड लिविंग रेजिडेंसीज के अंदर रखने के लिए रादर देन नर्सिंग होम्स। अब उसकी रीजन क्या है? नर्सिंग होम्स दे आर कॉस्टली। जितनी वहां पे ऑब्जर्वेशन बढ़ती जाएगी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ती जाएंगी, उतनी उनकी कास्ट ऑफ लिविंग जो वहां पे बढ़ती जाएगी, जो कि जो फैमिली केयर करने वाले हैं वो प्लस गवर्नमेंट जो है उसको सब्सिडाइज करती है। असिस्टेड लिविंग के कुछ और नाम भी हैं। इनको अडल्ट केयर होम्स का नाम भी दिया गया है, फैमिली केयर होम्स भी कहा जाता है। दे आर आल्सो नोन एज रेस्ट होम, रेजिडेंशियल केयर सेटिंग, डोमिसिलरी। डोमिसिलरी क्या होता है कि जिसमें इंडिविजुअल जो है वो किसी के साथ जो है वो रहना शुरू कर देता है। ठीक है, कोई फैमिली रह रही है तो वो साथ किसी और को बोर्डिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं और वहाँ पे कुछ खाने पीने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर देते हैं। इसी तरह बोर्ड एंड केयर, तो दीज आर डिफरेंट नेम्स गिवन टू असिस्टेड लिविंग रेजिडेंसीज। अब अगर इनकी हम कैपेसिटी की बात करें तो दे रेंज फ्रॉम अ स्मॉल हाउस with one or more residents to a large apartment style complex with more than 25 to 125 units, or you can say apartments. तो ये छोटे से छोटा घर भी हो सकता है जिसमें एक या एक से ज्यादा लोग जो हैं वो रह रहे हैं, जिनके अंदर कुछ एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग परफॉर्म करने में लिमिटेशंस हैं और कोई इंडिविजुअल इसको मैनेज कर रहा है उस फैसिलिटी को। या फिर एक बड़ा अपार्टमेंट स्टाइल ये बिल्डिंग हो सकती है, कम्प्लेक्स हो सकता है, जहाँ पे मोर देन 25 टू 125 यूनिट्स, यानी आप एटलीस्ट कह सकते हैं 125 रेजिडेंसीज, या अगर एक यूनिट में एक से ज्यादा रेजिडेंसीज हैं तो टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 125 से भी क्रॉस कर सकती है। ये फैसिलिटीज जो हैं ये 2004 में एक सर्वे किया गया तो पता चला कि यूएसए के अंदर more than 36,000
licensed facilities are available with more than almost you can say 0.1 million units or beds, or simply you can say more than 1 million residents. इसमें कुछ अर्सा पहले जो है वो बड़ी रैपिड ग्रोथ देखी गई इस तरह की फैसिलिटीज के अंदर, और फिर एक अर्सा ऐसा भी आया कि जिसमें ये ग्रोथ जो है वो फ्लैट हो गई, यानी इसमें इंक्रीज होना जो है वो बंद हो गया। असिस्टेड लिविंग रेजिडेंट्स के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं या कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो नॉर्मली वहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं, तो उसमें नंबर 1 तो ये फैसिलिटी है 24 आवर सुपरविजन इज देयर। तो पहला काम कि ये डिमेंशिया की वजह से या अल्जाइमर डिजीज की वजह से इंडिविजुअल जो है वो अगर घर छोड़ के जा सकता है, रास्ता भूल सकता है, दूसरी फैसिलिटी वहां पे खाने की 3 मील्स अ डे इन अ ग्रुप डाइनिंग रूम, कॉन्ग्रीगेट की तरह ना, जो कि एक अच्छा समझा जाता है कि जिसमें लोग सोशलाइज भी होते हैं और खाना भी बेहतर तरीके से खाते हैं। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जिनमें पर्सनल केयर के रिलेटेड लाइक हेल्प इन बाथिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग। सिमिलरली समवन नीड्स हेल्प इन मेडिकेशन, यानी दवाई खिलाना, टाइम पे दवाई खिलाना, उसमें भी उनको हेल्प चाहिए होगी। सम सोशल सर्विसेज, इवन सम रिलीजियस सर्विसेज, supervision and assistance for persons with Alzheimer and other dementia and disabilities. Exercise and wellness programs are there, housekeeping and maintenance is there, यानी कपड़े धुले धुलाए मिल जाएंगे, कमरे की सफाई सुथराई हो जाएगी। Beside this, there is a facility of transportation as well, यानी शॉपिंग एरिया तक या किसी हॉस्पिटल तक विजिट करना हो तो उस फैसिलिटी में ट्रांसपोर्टेशन अवेल की जा सकती है। So these are some salient characteristics which are available in such type of residences. तो मैं बात कर रहा था कि असिस्टेड लिविंग रेजिडेंसीज के अंदर एक अरसा में बड़ी ग्रोथ देखी गई और उसके बाद फिर ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली कम हो गई। The number of assisted living beds increased by 33% from 1998 to 2000, and this increase was only 13% from 2000 to 2002, and subsequently only 3% from 2002 to 2004. यानी 2 साल के बाद जब एस्टिमेट लिया गया तो 1998 से 2000 के दरमियान 1/3 इंक्रीज नजर आया, यानी इस इंडस्ट्री को बूम मिला, और उसके बाद फिर स्टेगनेंट या कह लें कि ये ग्रोथ फ्लैट हो गई। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स रहते हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दे कैन रेंज फ्रॉम 65 टू अबव 85 ईयर्स। तो प्रोपोर्शन वाइज अगर हम देखें तो 65 टू 75 ईयर्स के जो इंडिविजुअल्स हैं इनको कम से कम असिस्टेंट्स की जरूरत होती है इन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, सो दे प्रेफर ट्रेडिशनल कम्युनिटी सेंटर्स। ये यहाँ पे जो आप देख सकते हैं बार में जो कह लेंगे लाइट डार्क कलर आपको नजर आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ट्रेडिशनल कम्युनिटी को। तो ट्रेडिशनल कम्युनिटी रेजिडेंसीज के अंदर मेजॉरिटी जो है वो लोगों की 65 टू 74 ईयर्स की होती है और जस्ट 1% के करीब लोग जो हैं वो यहाँ पे असिस्टेंट लिविंग रेजिडेंसीज को अवेल करते हैं या नर्सिंग होम्स को अवेल करते हैं, जबकि यही एज ब्रैकेट जो है वो जब इंक्रीज करती है तो तकरीबन 7% के करीब लोग जो हैं वो इस तरह की रेजिडेंसीज को अवेल करना चाहते हैं, असिस्टेंट लिविंग को अवेल करना चाहते हैं।
और इसके बाद वाली एज में देखें तो ये अच्छा खासा नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 18 to 20% residences, they required long-term care facilities like nursing homes. And around 6 to 7% prefer assisted living residences, while remaining still use the traditional community services. अब ये इंडिविजुअल्स जो हैं जो कि 65 से लेके 85 प्लस ईयर से बिलोंग करते हैं, ये डिफरेंट लिमिटेशंस रखते हैं, फंक्शनल लिमिटेशंस जिनको हम कह सकते हैं। किसी को एक काम में असिस्टेंस चाहिए, किसी को एक से ज्यादा कामों में हेल्प चाहिए होती है। 2004 का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें देखा गया कि 65 इयर्स के जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें 12% के करीब ऐसे लोग थे कि जिनको 3 या 3 से ज्यादा ADLs के अंदर असिस्टेंस चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसका कंपैरिजन 3 जो लिविंग फैसिलिटीज हैं उनमें किया गया है। ट्रेडिशनल कम्युनिटी, असिस्टेड लिविंग जो कि आज का हमारा टॉपिक है, एंड लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लाइट ब्लैक कलर में कॉलम जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो लोग जिनको कोई फंक्शनल लिमिटेशन नहीं है, जिनको किसी किस्म की असिस्टेंस नहीं चाहिए। तो ट्रेडिशनल कम्युनिटी सेटिंग्स के अंदर ऑलमोस्ट 60% लोग ऐसे होते हैं कि जिनको किसी किस्म की असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं चाहिए। हाँ, वो इकट्ठे रहना चाहते हैं और कुछ फैसिलिटीज को अवेल करना चाहते हैं, जैसे खाना जो है वो इकट्ठा मिल जाता है वहाँ पे। तकरीबन 8 से 10% लोग ऐसे हैं कि जिनको तकरीबन एक आध लिमिटेशन जो है वो फेस करना पड़ रही होती है। इसके बाद फिर एक नंबर आता है कि जो एक से ज्यादा जिनको लिमिटेशंस हैं, और फिर ऐसे लोग भी हैं जिनको 3 या 3 से ज्यादा एक्टिविटीज के अंदर हेल्प चाहिए होती है। जबकि असिस्टेड लिविंग के अंदर अगर हम देखें तो ये नंबर इंक्रीज हो जाता है, यानी उन इंडिविजुअल्स का जिनको 1, 2, 3, 4 लिमिटेशंस जो है वो फेस करना पड़ती हैं फंक्शनल, उनका नंबर जो है वो ऑलमोस्ट 60% के करीब पहुंच जाता है। और लॉन्ग केयर फैसिलिटीज के अंदर देखा जाए तो वहां पे बस चंद परसेंट लोग जो है ना, ओनली 4 to 5% इंडिविजुअल्स, they have no functional limitations, whereas almost remaining individuals in different proportions, they require assistance in 1 to 2 or more than 3 assistant daily living activities, assistance in activities of daily living. यहाँ पे कंक्लूड हम कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 58% respondents living in traditional community settings, they do not have any functional limitation, whereas in case of skilled nursing homes only 6% have no functional limitations. इसका मतलब है कि 94% इंडिविजुअल्स ऐसे हैं कि जिनको हेल्प की जरूरत होती है, स्पेशली नर्सिंग होम्स के अंदर। इसका मतलब है कि जितनी फिर एक्टिविटीज के लिए असिस्टेंस चाहिए होगी उसी हिसाब से वो रेजिडेंशियल फैसिलिटी जो है वो कास्ट चार्ज करती है। Also indicative of increased health risk for assisted living residents is the fact that 61% of assisted living facilities provide dementia care. तो ग्रोथ की रीजन क्या नजर आती है इस इंडस्ट्री के अंदर कि ऑलमोस्ट 60% इंडिविजुअल जो इनके रेजिडेंट्स हैं वो डिमेंशिया टाइप की, उनके अंदर कोई ना कोई फंक्शनल लिमिटेशन एग्जिस्ट कर रही होती है। तो आज का जो लेक्चर है
इसमें हम एक तो न्यूट्रिशन कंसर्न्स की बात करेंगे फॉर इंडिविजुअल्स लिविंग इन असिस्टेंट लिविंग रेजिडेंट्स, क्योंकि क्वालिटी लाइफ, हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए न्यूट्रिशन जो है इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो इस्टेब्लिश्ड है। और एविडेंस बेस्ड स्टडीज ये कहती हैं कि जब इंडिविजुअल्स को किसी खास किस्म की लिविंग फैसिलिटी के अंदर शिफ्ट किया जाता है तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। वहाँ हो सकता है कि सोशल आइसोलेशन की वजह से, बहुत सारी कल्चरल लिमिटेशंस की वजह से इंडिविजुअल्स जो हैं या कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से उनका खाना पीना जो है वो डिस्टर्ब होता है और चांसेस ऑफ माल न्यूट्रिशन जो है वो बढ़ जाते हैं। या बाज़ दफ़ा कह लें कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट जो है उनका एक बेसिक गोल वहाँ पे नहीं होता, और जब तक इस तरफ मूव किया जाता है उस वक्त तक नुकसान हो चुका होता है। तो न्यूट्रिशनल कंसर्न्स में हम देखेंगे कि क्या वहाँ पे जो फूड प्रोवाइड की जाती है उसकी न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी क्या है, क्या वो सफिशिएंट कैलोरीज प्रोवाइड कर रही होती है, क्या वो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही होती है। सेकंड नंबर पे फूड की एक्सेप्टेबिलिटी की बात की जाएगी, वहां पे उसका एक्चुअल और परसीव्ड इन्फ्लुएंस क्या होता है। फिर साइकोसोशल और कल्चरल फैक्टर्स जो है ना, लाइक लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, सोशल आइसोलेशन एंड लॉजिस्टिक्स, दीज विल बी कंसिडर्ड। तो न्यूट्रिशन कंसर्न्स के अंदर ये ऑलमोस्ट 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, जिनको हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके बाद कुछ इंडिविजुअल्स जिनको स्पेशल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेशल न्यूट्रिशनल नीड्स हैं जिनकी, उनको कैसे मीट किया जाता है वहाँ पे। क्या वहाँ पे थेराप्यूटिक डाइट्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और अगर थेराप्यूटिक डाइट्स प्रोवाइड की जाती हैं तो क्या वो फूड के इनटेक को लिमिट करती हैं या इन्हांस करती हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं उनको अगर कुछ हेल्थ इश्यूज हैं लाइक डिस्फेजिया, डिस्फेजिया क्या होती है, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, निगलने में जो है वो प्रॉब्लम आना। इसके अलावा वहाँ पे फूड का जो टेक्सचर है, बाज दफ़ा हो सकता है कि इंडिविजुअल्स को एक खास कंसिस्टेंसी और टेक्सचर वाली फूड चाहिए हो। इस सिलसिले में वहाँ पे क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, और इन केस ऑफ ईटिंग डिपेंडेंसी who will be there to help out. And in case of extreme cases, in case of enteral feeding, tube feeding, either this provision is available in assisted living facilities, and if this is available, then who is managing it? Hypertension and congestive heart failure. Individuals having hypertension and issues with the supply of blood, how their nutritional requirements are fulfilled. Similarly, some individuals, they are on different type of medications, like someone are taking anti-diabetic medicines, someone is taking anti-hypertensive medicines, someone is taking simple antibiotics. So due to these medications, either they will feel hunger, or they will be suffering from some sort of anorexia. Dementia, depression, chronic medical illnesses, these are medical concerns which some individuals in assisted living are facing, and how these affect the food intake. Lastly, we will also see how we can optimize nutritional status of these individuals. So by having some evidence-based studies, we can apply these findings to optimize the nutritional status of residential residents living in assisted living facilities. So let's start from the nutritional concerns for assisted living residents.
Optimal nutritional status plays a critical role in successful aging. यानी अगर कोई सक्सेसफुल एजिंग इनएविटेबल है भाई, इसे बचा नहीं जा सकता, हर एक को जो है वो इसमें से गुजरना होगा, ये एक रियलिटी है। लेकिन ये एजिंग हेल्दी शक्ल में गुजर जाए, क्वालिटी लाइफ के साथ गुजर जाए, तो उसके लिए ऑप्टिमल न्यूट्रिशन जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करती है। और इस ऑप्टिमम न्यूट्रिशन को अचीव करने के लिए, ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल स्टेटस को हासिल करने के लिए इंडिविजुअल्स किस तरह की रेजिडेंसीज में रहते हैं, ये भी बड़ा मैटर करता है। क्योंकि जो लिविंग सिचुएशन है या जो लिविंग इन्वायरमेंट है, वो ना सिर्फ फूड की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है, बल्कि फूड की कास्ट, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, एस्थेटिक क्वालिटी और कन्वीनियंटली अवेलेबल होना, ये भी मैटर करेगा। तो आप देखेंगे कि जो फूड के हवाले से नर्सिंग होम्स, असिस्टेड लिविंग रेजिडेंसीज, नॉर्मल कम्युनिटी सेटिंग्स और हॉस्पिटल्स, इनके अंदर जो वो वाज़ेह डिफरेंस नजर आता है। अब देखा जाए तो ये असिस्टेड लिविंग रेजिडेंसीज हैं, इनका और जो इसके साथ साथ बाकी जो कम्युनिटी रेजिडेंसीज हैं, इनका नंबर भी बढ़ता जा रहा है और इनके अंदर हेट्रोजेनिसिटी ऑफ चॉइसेस भी बढ़ती जा रही है। यानी जो जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो अब इस सिचुएशन में ये ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह की स्टडीज़ की जाएं कि जिनसे ये देखा जा सके कि किस तरह की रेजिडेंस जो है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट रखती है, ताकि जब कोई सिलेक्शन की बात आए, किसी रेजिडेंस में रहने के लिए उसको सिलेक्ट करने की बात आए, तो उस स्टेज पे इस फैक्टर को जहन में रखा जा सके। ओवरऑल the characteristics of residences in assisted living facilities and nursing homes are becoming increasingly similar. कुछ एक्टिविटीज हैं जिनमें ये नर्सिंग होम्स और assisted living residences जो हैं वो अब कॉमन होती जा रही हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनका बिहेवियरल और डिप्रेशन सिम्टम्स वो ऑलमोस्ट एक जैसी नजर आती है। दोनों फैसिलिटीज के अंदर लोग जो हैं वो ऐसे हो सकते हैं विच आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिजीजेस, which are using number of medications, और इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ लाइक डिमेंशिया, अल्जाइमर, इस तरह के इंडिविजुअल्स हैं वो भी अब बड़ी तादाद में नर्सिंग होम्स के अंदर और एक्टिविटी असिस्टेड लिविंग रेजिडेंसीज के अंदर जो है वो अब मिलते हैं। तो अब ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें यहाँ पे मिलना शुरू हो गए हैं। पॉलीफार्मेसी मतलब कि एक से ज्यादा मेडिकेशन जो हैं वो इंडिविजुअल यूज कर रहे होते हैं। डिक्लाइंड फंक्शनल स्टेटस मीन्स के जिनके अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल लिमिटेशंस होती हैं और उनमें उनको असिस्टेंस चाहिए होती है। इसके अलावा एक स्टडी हमें बताती है कि कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड रेजिडेंसेस जो हैं वो उनको स्टडी किया गया 35 असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज के अंदर और 10 के करीब नर्सिंग होम फैसिलिटीज के अंदर। अब गवर्नमेंट की या फेडरल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं वो मील के हवाले से हर जगह पे नजर आती हैं। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं लाइक सीनियर सिटीजन प्रोग्राम्स है, मील्स ऑन व्हील प्रोग्राम्स है, ठीक है। तो इस तरह की फैसिलिटीज वहाँ पे मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद 1/3 ऑफ द एस्टिमेटेड डेली नीड्स फॉर कैलोरीज एंड न्यूट्रिएंट्स, इनको मीट करने की कोशिश की जा रही है थ्रू दीज फेडरली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स। The meals served in congregate settings also provide social stimulation, and in some cases education and other services for the elderly. This type of meal program has shown to reduce nutritional risk in vulnerable elderly individuals. तो इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं उनकी वजह से भी ऑलमोस्ट वहाँ पे न्यूट्रिशनल
स्टेटस के हवाले से देखा जाए तो 1/3 चूंकि ये न्यूट्रिएंट्स पूरा करने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा एक सोशल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कॉन्ग्रीगेट मील की फार्म में, ताकि जो रेजिडेंसेस हैं उनका फूड का इंटेक जो है उसको बेहतर किया जा सके और जो न्यूट्रिशनल रिस्क हैं इस वल्नरेबल पॉपुलेशन सेगमेंट के अंदर उनको लोअर किया जा सके। डिटर्मिनेंट्स जो मैंने 4 से 5 किस्म के आपके साथ शेयर किए उनको हम 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये रियलिटी है कि इस तरह की जो रेजिडेंसेज हैं वहाँ पे भी अंडर न्यूट्रिशन जो है वो रिपोर्टेड है और बेसिकली एनर्जी का इनटेक और न्यूट्रिएंट्स जो है उनका इनटेक जो है वो इनएडिक्वेट होता है। अल्टीमेटली फूड इनटेक डिक्लाइन और इसके साथ साथ जो नेचुरल रीजंस हैं एजिंग फैक्टर, एजिंग की वजह से भी फूड का इनटेक जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, अल्टीमेटली लीडिंग टू डिक्रीज इन द इनटेक ऑफ मोस्ट ऑफ द nutrients. Several factors may contribute to a decline in dietary intake with age, including impaired appetite and early satiety, also termed as anorexia of aging. तो बंदा समझता है कि उसका पेट भर गया है, उसने खाना खा लिया है सफिशिएंट क्वांटिटी में, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से उसका जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का इंटेक जो है वो कम रिपोर्टेड होता है। और इसकी रीजंस क्या होती हैं, इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। उनका जीआईटी सिस्टम जो है उसके अंदर फिजियोलॉजिकली चेंजेस हो चुकी होती हैं, उसकी मोटेलिटी डिस्टर्ब हो चुकी होती है, माउथ जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राई रहता है, अर्ली स्टाइटी अचीव हो जाती है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो भी रिपोर्टेड हैं और सेंसरी जो रिस्पॉन्सेज हैं वो भी, स्पेशली सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, ये भी एज के साथ साथ जो है वो डिक्लाइन होती है। तो ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि एज के साथ एसोसिएटेड कुछ फैक्टर्स जो है ना ये बेसिक काजेज हैं अंडर न्यूट्रिशन की इन आइदर फॉर्म ऑफ रेजिडेंसेस। इसके साथ साथ हेल्थ इश्यूज जो हैं वो भी यहाँ पे ज्यादा फेस किए जाते हैं और वेट लॉस जो है वो एक कॉमन फिनोमेना है। डिहाइड्रेशन जो है वो रिपोर्टेड है, न्यूट्रिशनल एनीमिया जो है वो लोगों में देखा गया है और इसके अलावा फंक्शनल और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो है वो भी रिपोर्टेड है। तो बेसिकली जो क्रॉनिक टाइप का इनएडिक्वेट इनटेक जो है वो इन सारी चीज़ों की शक्ल में रिफ्लेक्ट होता है। लंबे अरसे से अगर एक इंडिविजुअल जो है वो कम खा रहा है, अर्ली स्टाइटी अचीव कर रहा है या इसलिए कम खाता है कि उसको फूड का टेस्ट और स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो अल्टीमेटली उसका ग्रेजुअली वजन भी कम होना शुरू हो जाएगा और उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो है वो भी अपीयर होना शुरू हो जाएंगी, जैसे अनीमिया जो है वो एक आम इंडिकेटर है। इसके साथ साथ कुछ और हेल्थ इश्यूज हैं जैसे अल्सर्स, हिप फ्रैक्चर्स और ओवरऑल increased rate of mortality has been associated with the unplanned weight loss. तो बेसिकली ये अनप्लैंड फॉर्म में सारी चीजें हो रही होती हैं, तो वेट लॉस जितना होता जाएगा उस हिसाब से मोर्टेलिटी के चांसेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो बेसिकली हम न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी ऑफ फूड, फूड एक्सेप्टेबिलिटी, साइको सोशल एंड कल्चरल कंसंट्रेशंस, इन पे फोकस करेंगे।